अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। हम देख रहे हैं कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी डायरेक्टली एम्फेसिस दिया। आज के दिन हमने देखा रेमिटेंसेस की न्यूज़ आई। अप्रैल मंथ में बहुत अच्छे जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। 10 मंथ्स की प्रीवियस अगर हम उसकी रेपुटेशन देखें तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, $2.8 बिलियन। इट मीन्स के ओवरऑल बहुत अच्छे साइंस हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और मार्केट इसको डायरेक्टली रिएक्ट कर रही है। हमने आज वॉल्यूम्स वाइज भी अगर हम बात करें काफ़ी हद तक अच्छे परफॉर्मेंस देखी गई, और अगर मार्केट की बात करें तो एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स देखे जा रहे हैं। 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव मार्केट की परफॉर्मेंस हो रही है। इट मींस कि तमाम चीज़ें इंटैक्ट नजर आ रही हैं कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही आज की। ओपन हुई मार्केट 45,796.31 के लेवल पर। हायर साइड टर्म मार्केट गई 46,033.92, लोअर वाज 45,618.78 एंड फाइनली क्लोजर 45,981.82, यानी कि 185.51 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 536.79 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 99.38 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 23.10 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.02 के माइनर डिक्लाइन के साथ। 1.67 पे क्लोजर, 49.50 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टेलीकार्ड सेकंड स्क्वाड पे 0.84 का गेन देखा गया। 17.54 पे क्लोजर रहा, 49.09 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली GGL 2.75 का इजाफा देखा गया। 42.56 पे क्लोजर रहा, 47.23 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल कुछ स्क्रिप्ट्स अनकन्वेंशनल भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो कि मंथली बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे नहीं कर रहे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस क्या रही आफ्टर ईद, क्योंकि रमज़ान में भी हमने देखा था टाइमिंग्स बहुत शॉर्ट थे। अब जबकि वापस टाइमिंग्स आ गए हैं तो पूरे महीने का सम अप देखते हैं। ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि मौजूदा हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां मस्बत सिमत में सफर तय करती हुई तरक्की के रिकॉर्ड्स बना रही हैं। डॉलर की गिरावट और रुपए की कदर में बेहतरी से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF के मुताबिक कोरोना वबा के चैलेंज के बावजूद पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही है। इससे कबल कारोबारी हफ्ते के दौरान लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की शरह नमू में बेहतरी और माहिरीन की जानिब से मुस्तकबिल में शरह नमू मजीद बढ़ने की पेशनगोइयों ने सरमायाकारों में एतमाद पैदा किया है, जिन्होंने मार्केट में शुभाजाती बुनियादों पर सरमायाकारी की और मार्केट ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन हुआ। इंटरबैंक मार्केट में ईद की छुट्टियों के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कीमत में मामूली इजाफे के साथ स्टॉक मार्केट से अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। महंगाई की शरह में कमी, इक्तिसादी हालात में बेहतरी और रुपया मुस्तहकम हो जाने की बदौलत ये कहना बेजा न होगा कि हुकूमत ने मईशत को दोबारा बेहतरी की पटरी पर डाल दिया है, जिसका अहम आशारिया स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन के केसेस से सरमायाकारों का एतमाद मजरू जरूर हुआ, ताहम पाकिस्तानी मसनूआत के नए बरामदी ऑर्डर्स मौसूल होने से टेक्सटाइल सेक्टर की बढ़ती सरगर्मियों ने मार्केट पर मस्बत असरात मुरतब किए। हम देख रहे हैं सरमायाकारों का यानी कि इन्वेस्टर्स का जो एक एतमाद है, ट्रस्ट है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट के ऊपर बात करें या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, नियर फ्यूचर हम नंबर्स में भी गेन देखेंगे, लेकिन अभी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेटरमेंट की तरफ जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अरसलान सोमरू साहब, आप MD हैं KSB सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम नताशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरसलान, सबसे पहले ये बताइए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस आफ्टर ईद काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव जेस्चर शो कर रही है। हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, कल भी आज भी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन, वॉल्यूम्स बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड टू स्टार्ट विद। सो रमज़ान में क्या हो रहा था, एक तो हमारे आपके वर्किंग आवर्स कम होते हैं, फिर जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आपके हॉलीडेज ज़्यादा होंगे तो एवरीबडी वाज स्टेपिंग बैक। लोगों ने कहा कि चलें हॉलीडेज़ के बाद सूरत हाल देख रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ इस वक्त हम फोकस करेंगे इंडिया में क्या हो रहा है विद कोविड,
तो लोगों का काफ़ी फियर है कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान की तरफ अगर ऐसे बुरे हालात इवन मार्जिनल भी ऐसे हो गए तो काफ़ी स्टॉक में पैनिक आ सकता है। सो राइट। ये लेकिन हैविंग सेड दैट इकोनॉमिक नंबर्स बेहतर से बेहतर हो रहे थे, तो इसीलिए हमने देखा कि पूरी छुट्टियों के अंदर जैसे हमारे कोविड के केसेस भी कम हो रहे थे और इन्फेक्शन रेट भी कम हो गया था। बिल्कुल। तो वेरी फर्स्ट डे जैसे कल तो मार्केट में एक बड़ी पॉजिटिविटी खुली थी टू स्टार्ट विद, और सेकंड डे आज भी हम देख रहे हैं कि वो कैरी ओवर इफेक्ट आ रहा है कि स्ट्रिंग्स ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद लोग अपना पोर्टफोलियो रीअलाइन कर रहे हैं इस उम्मीद से कि इंशाल्लाह ताला अभी वैक्सीनेशन भी शुरू हुई है ताकि थर्ड वेव हमारी इतनी ज़्यादा सिवियरली डैमेजिंग ना हो। राइट। अरसान, आपने बहुत डायरेक्टली पल्स प्रेस किए हैं, मैं देख रही हूँ। जैसे मार्केट्स की बात की आपने या स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, ईद से जो पहले एक हफ्ते की जो एक ऑफ दी थी, गैजेटेड हॉलीडेज थी, मार्केट्स भी बंद थी, उसमें बहुत एक अच्छा रिस्पांस आया है। अब मार्केट्स ओपन हो गई हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन वो जो पहले एक पैनिक होना था वो नहीं हुआ, जो कि कोविड केसेस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इम्कानात हो सकते थे उसके। जी एब्सोल्युटली, अगर हम लोग देखें ना लोगों की मोबिलिटी कि लोग कितना ट्रैवल कर रहे हैं, तो ईद के जो कुछ दिन पहले होते हैं और कुछ दिन बाद होते हैं, आप देखें रेस्टोरेंट्स और ये सब हल्ला गुल्ला, फैमिली मीटिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, ये सब इतने ज़्यादा क्राउडेड होते हैं कि वहाँ पे एक हॉट सेंटर बन सकता था कोविड का। तो गवर्नमेंट का मेरे ख्याल से एक बहुत ही टाइमली मेजर था कि एक हफ्ता लंबी छुट्टियाँ। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। एनसीओसी में मीटिंग के बाद अब से कुछ देर में मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल पाकिस्तान भर में, मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे गुफ्तगू करने का और आपसे मुखातिब होने का मकसद ये था कि आपको कोविड के बारे में और ख़ुसूसन वैक्सीन के बारे में और उसके बारे में अगर लोगों के कुछ ख़यालात या क्वेश्चंस हों तो उनका जवाब दिया जा सके या उनको क्लैरिफाई किया जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमारे अदाद शुमार के मुताबिक जो कोविड के केसेस हैं उनमें कुछ कमी वाक़ई हो रही है, और ये इस बात का प्रूफ है, इस बात की दलील है कि जो NPIs यानी जो रिस्ट्रिक्शंस, जो इक़दामात NCOC के ज़रिए इशू हुए और जिसको हमारे सूबों ने और हमारी लोकल इंतज़ामिया ने अपनाया और आपने तमाम पाकिस्तानियों ने उसमें मदद की, उसका कुछ खातिर खा असर हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुसूसन तमाम पाकिस्तानी सिटीज़न्स, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन मामलात में, इन रिस्ट्रिक्शंस में, इन तकलीफ़ों में शामिल हो के, यानी इनको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने की कोशिश की और उसका खातिर खा नतीजा हमारे सामने आ रहा है। इसके साथ साथ मैं ये याद कराता चलूँ कि ये जो SOPs जिनको बोलते हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क का इस्तेमाल है, हजूम में ना जाना है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फ़िलहाल हमने जारी रखनी है और इनको अपनाए रखना है, इनको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी बीमारी की सूरत हाल ऐसी नहीं कि हम इनको ख़त्म कर सकें या इनको खैरबाद कह सकें। साथ साथ वैक्सीनेशन का अमल जारी है और मैं फिर से सबको इनकरेज करता हूँ, सबको दावत देता हूँ कि जैसे जैसे आपकी बारी आती है जाके अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। जो हमारी वैक्सीनेशन की मुहिम है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी और जारी है और उसमें कोई किसी किस्म का गैप या रुकावट नहीं आई। हम लगातार मुख्तलिफ़ ज़राए से वैक्सीन की ख़रीदारी करते चले जा रहे हैं। 16 मई को 30 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों की भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। जो 30 से 40 साल की रेंज में हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। उनकी वैक्सीनेशन का अमल कुछ अरसे बाद शुरू होगा और उसका तरीक़ाकार बड़ा सादा है। आप SMS के ज़रिए अपना जो नेशनल ID कार्ड नंबर है, CNIC जिसको लोग बोलते हैं, उसको SMS करें
एहतियात कीजिए कि बीच में डैश या स्पेस नहीं डालनी। 40 से ऊपर के जो पाकिस्तानी हैं, जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनकी 12 मई से वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई थी वॉक इन के तौर पे। अब वॉक इन का क्या मतलब है? वो ये कि आप SMS कीजिए अपना CNIC 1166 पे और करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में चले जाएं। यानी आपको अपॉइंटमेंट की या एक दावत की ज़रूरत नहीं, आपने SMS किया अपना CNIC, उसके साथ ही आपको उसका कोड आ जाएगा और आप जाके वैक्सीनेशन करवा लें। और जो पूरी लिस्ट है वैक्सीनेशन सेंटर्स की, वो NCOC की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, ncoc.gov.pk। अच्छा, कुछ मैं जिक्र करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो भी फैलती रहती है और आजकल के दौर में कई दफ़ा उसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हम भी देखते रहते हैं वजारत सेहत में भी, NCOC में भी, कि सोशल मीडिया पे और दीगर जो ज़राए अबलाग हैं उनमें क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है। हमें कंप्लेंट्स भी आती हैं और इन सारी बातों के बेसिस के ऊपर मैं कुछ जो खदशात या ख्यालात लोगों के हैं या सवालात हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि दुख की बात यह है कि कुछ मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन इसमें मैलिशियसली यानी जान के भी फैलाई जाती है। अच्छा, सबसे पहले साइनोफार्म जो वैक्सीन है, इसकी अवेलेबिलिटी, इसके इस्तेमाल के बारे में कई दफ़ा लोग पूछते रहे हैं। एक तो ये है कि ये अवेलेबल है और ये इस्तेमाल हो रही है और होती चली जाएगी। ये जो ख़बर फैलाई गई कि साइनोफार्म अवेलेबल नहीं है या किसी का अगर ये ख्याल हो कि ये किसी सूरत बंद कर दी गई है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं, ये कम्प्लीटली बेसलेस बात है। वो तमाम लोग जिनको पहली डोज़ साइनोफार्म की लगी, वो ज़रूर अपनी वो मुनासिब जो उसका टाइम पीरियड है 3 हफ्ते उसके गुजरने के बाद आप जाके वैक्सीनेशन सेंटर पे अपनी दूसरी डोज़ ज़रूर लगवाइए। और हम कोशिश यही है कि जिनको साइनोफार्म पहली डोज़ लगी उनको दूसरी डोज़ भी साइनोफार्म की ही लगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर किसी एक सेंटर में उनके पास साइनोफार्म के स्टॉक में कुछ कमी हो तो वो तरजीह देंगे, तरजीही बुनियाद के ऊपर जिनको दूसरी डोज़ लगनी है उनके लिए शायद वो साइनोफार्म की कुछ डोज़ मुख्तस कर दें। तो ये ज़रूर हो सकता है कि इस सूरत में वो आपको कोई उसके अलावा वैक्सीन ऑफ़र करें अगर आप पहली डोज़ के लिए जा रहे हैं। मैं फिर से वाज़ेह कर दूं कि वो लोग जिन्होंने एक डोज़ साइनोफार्म की लगवा दी है, इंशाल्लाह उनको दूसरी डोज़ भी साइनोफार्म की ही लगेगी और लगनी चाहिए। इस वक्त की साइंस के मुताबिक और साइंसी मालूमात के मुताबिक हम हुकूमत की तरफ से वैक्सीन्स को मिक्स करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि तरजीही बुनियाद के ऊपर अगर आपको एक वैक्सीन की डोज़ लगी है तो उसी वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगनी चाहिए। यानी ये जो मिक्स एंड मैच है ये इस वक्त हम नहीं रेकमेंड कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर और दीगर इंतज़ामी तौर पे कि हत्तुल वसा आपको वही चीज़ दोबारा लगे जो पहली दफ़ा लगी है। वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ गुफ्तगू होती रही। एक तो आपको थोड़ा बता दूं कि इसके लिए जो तरीक़ाकार है, जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, वो बड़ा रोबस्ट है, बड़ा मुनासिब तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है और उसको इन्वेस्टिगेट करने का भी तरीका है। सबसे पहले तो ये कि निम्स की वेबसाइट पे आप ख़ुद भी बता सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और जो 1166 हेल्पलाइन है वहाँ फ़ोन करके भी आप बता सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे हेल्थ फैसिलिटी का स्टाफ है जहाँ वैक्सीनेशन लग रही है या जो डिस्ट्रिक्ट के फोकल पर्सनस हैं वो भी इसके बारे में एदाद शुमार इकट्ठे करते रहते हैं जैसे अगर उनको मालूमात हैं। अब अभी तक जो हमने साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं उनकी जो तादाद है वो नेग्लिजिबल है, बहुत थोड़ी है, आटे में नमक वाली बात है। मैं आपको इसके असल एदाद शुमार बता देता हूँ। 3.8 मिलियन यानी 38 लाख डोजेज़ लग चुकी हैं और उसमें से 4,329 रिपोर्ट्स थी साइड इफ़ेक्ट की अभी तक, और इनमें से तकरीबन सब जो थी वो बड़ी माइल्ड यानी कम नौयत की थी और आम तौर पे ये वो साइड इफ़ेक्ट्स थे जो एक्सपेक्टेड होते हैं। इनमें से बल्कि 90% तो ऐसी थी जिनका ताल्लुक जहाँ टीका लगा वहाँ दर्द या बुखार की सूरत हाल में था। अभी तक सिर्फ 6 ऐसे सीरियस केसेस रिपोर्ट हुए जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया और वो पता चला कि वो कोइंसिडेंटल हैं, यानी उनका ताल्लुक वैक्सीन से नहीं है, वो किसी और बीमारी का हिस्सा थे।
तो इस बात का लुबे लुबाब ये है कि अभी तक जो वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ है और कोई ऐसा हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा जिसको हम वैक्सीन के ज़िम्मे लगा सकें, माँ सवाए वो जो छोटे माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया, बुखार या दर्द वगैरह। अच्छा, एक और वैक्सीन पाकिस्तान में अब इस्तेमाल होनी शुरू हुई है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दरियाफ्तशुदा बनाई हुई है और कई दफ़ा कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं कि जी इसको किसी ने क्लेम किया कि जी खुदा न खास्ता कि जी किसी ने बैन कर दी और हम इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। आज भी ये वैक्सीन बेशुमार मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है, यूरोप में भी और उधर से बाहर। मैं चंद नाम ममालिक के ले देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ कहाँ लग रही है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बल्गेरिया, साइप्रस, फ्रांस, फिनलैंड, जॉर्जिया, जर्मनी, आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, लत्विया, जनूबी कोरिया। अब आप इन नामों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनमें से जो मैंने नाम लिए हैं बेशतर या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या कुछ यूरोप में ही हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है ये मिसलीडिंग है और ये ख़तरनाक है लोगों की पीस ऑफ माइंड के लिए। अच्छा, इसके अलावा और ये क्यों आखिरकार इतने सारे ममालिक में ये वैक्सीन लगातार इस्तेमाल हो रही है? इसलिए कि इसके जो फ़वाइद हैं वो अगर किसी कोई साइड इफ़ेक्ट हो भी तो उससे बहुत ज़्यादा अहम है, यानी जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा हैं और जो अगर कोई साइड इफ़ेक्ट का चांस हो भी तो वो बहुत थोड़ा है। और ये तमाम एज ग्रुप्स में तकरीबन यही बात है। और जो बहुत अहम चीज़ है कि बीमारी के ज़रिए जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है, जो शदीद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बीमारी के जो शदीद असरात और ख़तरनाक असरात हैं, उनसे बचाव में ये वैक्सीन्स, तमाम वैक्सीन्स जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं बशमूल एस्ट्राजेनेका के, वो इनसे बचाती हैं। और जैसे मैंने जिक्र किया अक्सर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं और एक आध दिन में बेहतर भी हो जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में अब ब्लड क्लॉट्स का बड़ा जिक्र होता रहा, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। एक तो ये कि ये बेइंतहा रेयर है, यानी बहुत शाज़ो नादिर देखा जाता है। यानी 10 लाख लोगों में, 1 मिलियन लोगों में अगर वैक्सीन लगे तो 4 में ये शायद देखा जाए। तो और उसमें इसी ख़तरे को फ़र्दर कम करने के लिए, इसकी सेफ्टी की सिचुएशन फ़र्दर इम्प्रूव करने के लिए हमने कहा कि इसको 40 साल के उम्र के ज़्यादा के लोगों को लगाई जाए, इससे नीचे ना लगे, ताकि ये जो बहुत आटे में नमक वाली बात भी नहीं है, इससे भी कम जो असर है उसको भी फ़र्दर कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। उम्र और किस उम्र पे वैक्सीन लगनी है? पहली तो बात यह है कि जो तमाम वैक्सीन पाकिस्तान में लग रही हैं वो सेफ़ हैं और इफ़ेक्टिव हैं, यानी कि वो असर अपना रखती हैं और उनसे कोई बुरे असरात हम एक्सपेक्ट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि उनको मुस्तनद ऑर्गेनाइजेशंस ने, बशमूल ड्रैप ने और दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने इवेलुएट किया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी। अभी तक हमारे यहाँ जो चीज़ें अप्रूव्ड हैं उसमें साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंसाइनो और स्पुतनिक हैं जो 18 साल की उम्र से के ज़्यादा लोगों पे अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो हमने 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों पे अप्रूव की है और उसकी वजह सिर्फ वही है कि वो जो एक बहुत छोटा सा चांस है, यानी 10 लाख लोगों में शायद 4 लोगों को क्लॉट होने का, उसको भी मुकम्मल तौर पे या उसको भी ख़त्म करने या बहुत फर्दर रिड्यूस करने के लिए, ताकि उसका भी चांस बिल्कुल ना रहे। अब ये भी देखना है कि वैक्सीन्स का क्या इम्पैक्ट आता है, और जब हम लगातार अपने SOPs फॉलो कर रहे हैं तो ये भी याद रखना है कि मौजूदा स्टेज से आगे देखते हुए, अगले चंद माह के बाद देखते हुए, बहुत अहम है कि जो हम नॉर्मल की तरफ आ पाएंगे वो इस सूरत में कि अगर हम वैक्सीन्स को अडॉप्ट करें, वैक्सीन ज़्यादातर लोगों को लगी हों। जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर चांस होगा कि हम जिसे बैक टू नॉर्मल, यानी अपनी जो अमूमी ज़िंदगी है हम उस तक वापस आने के काबिल हों और इस पेंडेमिक से जान छूटे हमारी। आपने देखा होगा कि कुछ ममालिक जैसे बरतानिया और अमेरिका में उनके यहाँ वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद बीमारी के फैलाव में वाज़ेह फ़र्क आया और इंशाअल्लाह
जब हमारे यहाँ भी इनफ नंबर्स हो जाएंगे वैक्सीनेशन के, तो हम समझते हैं कि वैक्सीन के जो कलेक्टिव प्रोटेक्शन है कम्युनिटी को, वो भी आनी शुरू हो जाएगी। चुनाचे अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने सारे मुआशरे को बचाने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल करें। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारी वैक्सीन डोजेज़ ख़रीदी हैं और हम लगातार फर्दर ख़रीद रहे हैं ताकि किसी किस्म की रुकावट के बगैर हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता रहे। आखिर में मैं आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आजकल के दौर में गलत इन्फॉर्मेशन भी शायद उतनी ही तेज़ी से, बल्कि कभी मुझे लगता है और भी तेज़ी से फैलना शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर कई दफ़ा लोग व्हाट्सएप के ऊपर आया हुआ मैसेज बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर किसी से पूछे उसको आगे कर देते हैं। वैसे तो किसी सूरत हाल में भी गलत ख़बर को आगे करना मुनासिब नहीं, और इस सूरत हाल में वैक्सीन के हवाले से जब मैं कह रहा हूँ तो ये इस चीज़ के ऊपर भी अप्लाई करता है। सिर्फ़ ऑथेंटिक सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके ऊपर ट्रस्ट रखें, उस पर एतमाद रखें। अगर आपको कोई सवाल हो तो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे या NCOC की वेबसाइट पे, या जो हमारे सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, जिनके ऊपर वो नीला टिक भी लगा होता है, उसको देखिए और उन्हीं मामलात और उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा कीजिए, और गलत सलत इंफॉर्मेशन को बिलीव भी ना करें, उस पर यकीन भी ना रखें, और खुदारा उसको फैलाएं तो बिल्कुल नहीं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद करने की बदौलत कोरोना केसेस में कमी हुई है। SOPs पर अमल दरामद करने पर आवाम के मशकूर हैं, ताहम एहतियाती तदाबीर अभी जारी रखनी है। सब लोगों से गुजारिश है कि वैक्सीन ज़रूर करवाएं। 16 मई से 30 साल या ज़ायद उम्र वालों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। साइनोफॉर्म के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि साइनोफॉर्म वैक्सीन की अदम दस्तियाबी की खबरें बेबुनियाद हैं। तमाम सेंटर्स पर यह वैक्सीन दस्तियाब है और जिन्हें पहली डोज साइनोफॉर्म की लगी है, हुकूमत की तरजीह है कि उन अफराद को दूसरी डोज भी साइनोफॉर्म की ही लगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन के मुज़र असरात ना होने के बराबर हैं। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बजट में जो टैक्सेस इंप्लीमेंट होने उनके बारे में बात कर रहे थे। अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे मजीद बात करेंगे। अरसलान, क्या दिखाई दे रहा है बजट में? कुछ चेंजेस आने हैं टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, फर्स्टली तो वी शुड लुक एट के ओवरऑल ब्रॉडर कॉन्टोर्स क्या होंगे आपके बजट के। नंबर वन, पहले हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि हम, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में अभी भी हैं, कि टैक्स रेट जो है वो शायद बढ़ जाए, क्योंकि हमें टैक्स टारगेट जो है अचीव करना है, और ये हमारे मुल्क के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हमारे डेट इतना है, हमारी पेंशन लाइबिलिटीज़ इतनी है कि हम लोग कम टैक्सेस पे तो गुजार कर ही नहीं सकते। 1-2 साल आप सिर्फ उसको डेफर कर सकते हैं। लेकिन जो नई इकोनॉमिक टीम आई है, शौकत तरीन साहब इसको हेड कर रहे हैं, ये निगोशिएट कर रहे हैं IMF के साथ कि हम इसको स्टैगर कैसे करें। स्टैगर मतलब टुकड़ों टुकड़ों में करें, अगले 5 साल में करें बनस्बत 2 साल में करें। सो दिस वन थिंग फॉर श्योर कि ज़्यादा नए टैक्सेस वो नहीं लगाएंगे, नंबर वन। और रिलीफ के ऊपर ज़्यादा फोकस है। सो व्हाई आई से रिलीफ, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट हैज़ एसेंशियली फिनिश्ड 3 फिस्कल ईयर्स। अभी आपके पास गवर्नमेंट में 2 फिस्कल ईयर रह गए। तो आज जो अगर आप रिलीफ देंगे और पॉलिसीज़ आप अपनी गाइड करेंगे, उनका बेनिफिट आपका आएगा अगले 1.5 साल या 2 साल के बाद, व्हेन इट इज़ अ टाइम फॉर री इलेक्शन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन भी है और विल पावर भी है और एक विजन भी है। अभी ब्लूप्रिंट्स हमारे पास ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ से कंस्ट्रक्शन पैकेज, इन टर्म्स से एग्रीकल्चर पैकेज, आपकी ऑटोज़ की पॉलिसी आनी है, एंड दे आर नाउ फोकसिंग ऑन गेटिंग मोर एग्रीकल्चर इनटू फोरे ऑल्सो, कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से पुश किया जाए। सो बजट में आई थिंक दिस विल बी इंपॉर्टेंट कि ज़्यादा एग्रेसिव टैक्सेशन ना होगी, नंबर वन। नंबर टू, IMF के साथ जो डिस्कशन हमारी ये है कि हमें थोड़ी डेवलपमेंट फंडिंग बढ़ाने की इजाज़त है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बड़ी जल्दी पैसे इंजेक्ट कर सकती है ताकि आपकी ग्रोथ आ जाए, जॉब्स क्रिएट हो जाए। ये इस वक्त आई थिंक PSDP जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसमें ज़्यादा एलोकेशन होगी और उसके असरात जो है काफ़ी पॉजिटिव होंगे
जुलाई फिस्कल ईयर और अगले साल के लिए। राइट आपने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं जिसमें आपने एग्रीकल्चर पॉलिसी भी बताई है और डिफरेंट टेक्सटाइल पॉलिसी और ऑटो पॉलिसी के बारे में भी बात की है। अरसलान इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या ख्याल है, कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि दिखाई ये दे रहा है इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ते हुए आ रहे हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट दिखाई देगा, तो ऐसा कुछ है? सो इसेंशियली जो इंटरेस्ट रेट है उसको अमूमन जो है, एक तो आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं बिल्कुल। ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। ये वो वाली इन्फ्लेशन होती है जो डिमांड पुल होती है, मतलब लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं तो लोगों ने अपने रेट बढ़ा दिए क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है इकोनॉमी में। दूसरी आपकी इन्फ्लेशन होती है सप्लाई शॉक्स, जिसमें आपकी ग्लोबल कमोडिटी, अगर आपकी दुनिया के अंदर ही अगर खाने पीने की चीज़ें या मेटल्स की कीमत ज़्यादा हो गई तो आपको इंपोर्ट करना है, वो तो वैसे ही महंगी वैसे होगी, भी महंगा आप हो इंटरेस्ट गया। रेट कम करने के लिए। तो स्टेट बैंक का इस वक्त जो फोकस है, रजा बाकर साहब जो गवर्नर है, वो थोड़ा चेंज हो गया है और बड़ा टाइमली चेंज हुआ है। पहले क्या था, हमारे पास डॉलर्स की कमी थी, हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था, उसको रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट हाई थे 13%। ओके। और अब इंटरेस्ट रेट्स आपके 7% है बिकॉज डॉलर की अवेलेबिलिटी है, करंट अकाउंट आपका सरप्लस है और इस वक्त हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है इन टर्म्स ऑफ द स्टेट बैंक बफर्स। सो इंटरेस्ट रेट इस वक्त जो स्टेट बैंक की पॉलिसी जो है वो भी बड़ा कैटेगोरिकली कह रही है कि विल बी ग्रेजुअल एंड मेजर्ड। तो मतलब वो बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी बढ़ेंगे और बड़े एक कैलकुलेटेड तरीके से बढ़ेंगे और वो रियल इंटरेस्ट रेट आपका जो होता है जो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके वो नेगेटिव होगा। फॉर इंस्टेंस अगर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 9% है तो और इंटरेस्ट रेट आपका 7-8% है 7% तो वो आपका कम है, नेगेटिव है उसका, इन्फ्लेशन माइनस इंटरेस्ट रेट। सो इंटरेस्ट रेट इस वक्त नेक्स्ट पॉलिसी में भी हमारे इन हाउस KSP की टीम वी बिलीव कि हमारा जो है इंटरेस्ट रेट स्टेटस को रहेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसीज। उसके Okay. बाद भी हम देखेंगे कि अगर ट्रेड डेफिसिट इतना ख़राब हो रहा है तब जाके हम इसके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं बिकॉज इंटरेस्ट चलिए ये रेट तो फिर एक गुड न्यूज़ है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा तो तमाम चीज़ें कंट्रोल में रहेगा। तो हम लोग डिस्कशन ये करते हैं और हम लोग एडवाइस भी ये करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा तो आपके बैंक में पैसे पड़े हो आपको बहुत कम रिटर्न देंगे। इसीलिए लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि पैसा इकोनॉमी में लगाएं, Exactly. स्टॉक्स में लगाएं, कोई कारोबार शुरू करना वो ज़्यादा बेहतर है बनस्पत पैसा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो आरडीए में भी कुछ बातें हो रही हैं स्टॉक्स में आने के लिए पैसे, तो क्या आने वाले हैं कुछ ऐसी बातें, ये सही है या फिर खाली वो सर्टिफिकेट्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें उनको 7 to 8%, 7 to 6% रिटर्न है? जी आई थिंक RDAs में प्रिडोमिनेंट उनका 95% जो पैसे आ रहे हैं वो आपके वही फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आ रहे हैं, जैसे आपके डॉलर रिटर्न्स आपको 6 to 7% मिल रहा है जहाँ पे। हाउएवर दैट्स ईजियर वे आउट क्योंकि लोगों को चाहिए कि फिक्स्ड है, मिल रहा है, गारंटीड है, आपको मिलेगा। स्टॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह अब पार्टिसिपेशन बेहतर आ रही है। वी कैन से राइट नाउ इस वक्त जो एक्चुअल नंबर्स है रफली दे आर $10 million व्हिच इज़ 1%। तो अगर $1 billion आए हैं तो सिर्फ $10 million स्टॉक मार्केट में आए हैं। लेकिन लोग बाहर जो है पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज दे मोर एजुकेटेड, उनके फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़्यादा है और वो स्टॉक्स में उनको इंटरेस्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि समझ लीजिए लॉन्ग टर्म बिगिनिंग हुई है। अभी लोगों को तो काफ़ी टेक्निकल इश्यूज हैं, ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं एंड आई जस्ट वांटेड टू से कि स्टेट बैंक इस वक्त बड़ा एक्टिवली फीडबैक मांग रहा है कैपिटल मार्केट प्लेयर से, बैंक से, कि आप बताएं कि RDAs को और किस तरीके से इनकरेज किया जाए और काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स गए हैं विच आई बिलीव इन अ मंथ और 2 टाइम वो आपको और फैसिलिटेट करेंगे बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को इधर अट्रैक्ट करने के लिए। राइट और जब बात हो रही है सिस्टम की तो न्यू ट्रेडिंग सिस्टम भी लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में क्या ख्याल है, कितना इम्पोर्टेंट होगा न्यू ट्रेडिंग सिस्टम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का? आई थिंक द ट्रेडिंग सिस्टम विल इंक्रीज सिक्योरिटी नंबर 1 और जो सारे ब्रोकर्स हैं उनके पास एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी ऑफ द सेम प्लेटफॉर्म। मैनिपुलेशन रोकने के लिए सबसे बड़ा आपके वो ट्रांसपेरेंसी है और सिस्टम्स की ऑपरेशनल ईज भी है बिकॉज आजकल देखें दुनिया इट्स अ क्लिक ऑफ अ बटन, लोग काफ़ी जो है एडवांस हो गए, चाहे वो कहीं पे भी रह रहे हो, छोटे शहर हो बड़े शहर हो। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है और आई वुड से तगड़ा है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर पीपल टू ट्रेड। अगर वो आपको सही तरीके से गाइड करता है कि बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, कितने शेयर्स कैसे खरीदते हैं और आपकी हिस्ट्री होती है, तो समझ लें इन्वेस्टर का एक ट्रस्ट बढ़ जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट एट द एंड ऑफ द डे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लोगों के लिए और जितना हम एक्सप्लेन करेंगे समझाएंगे उतना ही लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे और बेनिफिट भी करेंगे एट द राइट टाइम। अमूमन हम वी ऑलवेज डिस्कस दिस, इन्वेस्टर्स की एंट्री इतनी लेट होती है कि स्टॉक मार्केट जो उस वक्त पीक पे जा चुकी है, वो पर्क्स चले जाते हैं जिनके लिए वो वेट कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली वो अपसाइड आपकी कम हो जाती है।
अच्छा अरसलान, जो फॉरेनर्स हैं वो कितना इंटरेस्टेड नज़र आते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए? क्योंकि बात हो रही है जब न्यू ट्रेडिंग सिस्टम की, आपने ट्रांसपेरेंसी की भी बात की है, तो काइंड ऑफ कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? जब ट्रांसपेरेंसी अभी भी सिस्टम में है और अभी भी दिखाई देती है, क्या मैनिपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो देखा जाएगा कि इसी में बाइंग और इसी में सेलिंग आ रही है? किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी देखिए होगी वो वो? तो आई बिलीव SECP राइट नाउ हैज़ ऑल द एक्सेस ऑलरेडी टू राइट। चेक के हु इज़ बाइंग व्हाट एंड व्हाट इज़ बाइंग व्हाट, राइट, नंबर ओके। वन। ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ मैं कह रहा हूँ कि सब आपके ब्रोकर्स के पास सिमिलर एक प्लेटफॉर्म होगा जो ओके। अपने इन्वेस्टर्स को वो गाइड करें, चाहे वो स्मॉल ब्रोकर्स हों या मीडियम हो या चाहे लार्ज हो। ओके। तो जैसे पहले कन्वेंशनल सिर्फ फ़ोन उठा के ट्रेडिंग होती थी, बट इफ़ एवरीबडी हैज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ अप्रूव बाय द स्टॉक मार्केट PSX और इंट्रोड्यूस और गवर्न बाय PSX बॉडी, तो उसमें आपके सारे टेक्निकल हिचेस नहीं होंगे। फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदी और वो फ़ोन उठा के देख रहे हैं कि हमारी तो नज़र ही नहीं आ रहे शेयर्स सॉफ्टवेयर, तो इट क्रिएट्स अ पैनिक लाइक राइट। सिचुएशन, तो लोगों का ट्रस्ट खराब हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वंस आई हैव मोर डिटेल्स ऑन इट, वंस द सॉफ्टवेयर इज लॉन्च, वी कैन सी कि उसमें और क्या प्रोज एंड क्या क्या कॉन्स है। चीज़ें होते हैं? बाकी राइट। आपने बात की फॉरेनर्स की, इट्स अ शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स नताशा, कि पिछले 10 से 12 साल के अंदर हमारी जो ग्लोरी थी, पाकिस्तान जैसे एक राइजिंग स्टार था 2007-8 का, वो हमारा अंडू हो गया 2 मरतबा। सो 2008 का क्रैश, उसके बाद तकरीबन लगे हमें 7-8 साल लगे वो ट्रस्ट वापस गेन करने में लोगों का, फॉरेनर्स का। फिर आपको 2017-18 का जो क्रैश आया। राइट। राइट। सो इस 10 साल के अंदर आई टेल यू कि बांग्लादेश, वियतनाम हैव गॉन फार अहेड अस, इवन फिलीपींस। तो जो राइट। फॉरेनर्स हैं फिर वो पाकिस्तान को इस वक्त रेडार पे नहीं रख रहे, और देयर आर टू रीजन। ए, या तो हम प्रूव करें कि हमारी GDP ग्रोथ इंशाल्लाह अगले साल से 5% प्लस होगी सस्टेनेबल, विच नीड्स टू बी प्रूवन, कि एक्सपोर्ट ड्रिवन, ऐसे ना हो कि फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाए। नंबर टू, व्हाट्स इक्वली इंपॉर्टेंट राइट नाउ, कि हमारा FATF के ऊपर स्टेटस क्या बनता है। देयर राइट। आर चांसेस, देयर आर गुड चांसेस ऑफ अस बीइंग वाइट लिस्टेड, लेकिन अगर जब अच्छी हेडलाइन ग्लोबल न्यूज़पेपर्स में बनती हैं तब फॉरेनर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, नए IPOs आते हैं, दैट अट्रैक्ट्स देम, बिकॉज वैल्यूएशन पूरी दुनिया में अच्छी है, सिर्फ पाकिस्तान में अच्छी नहीं है, और फॉरेनर्स के पास बहुत ऑप्शंस हैं। राइट। अरसलान, अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें या टाइमली मेजर्स की बात करें, हमने देखा इस पूरे ईयर में रेमिटेंसेस में बहुत इजाफा हुआ है। और अगर हम बात करें अप्रिसिएशन की, तो गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से राइट टाइम पे राइट अप्रिसिएशन भी आई है। तो योर टेक ऑन। जी, I believe overseas Pakistanis are the biggest asset for Pakistan right now. नंबर वन, उनको जितना फैसिलिटेट कर रहे हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि अगर आज वो गाड़ी भी लेना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, दे कैन डू इट एट अ सब्सिडाइज रेट, एंड दे गेटिंग, अगर हमें पैसे बोरो करने किसी कमर्शियल बैंक से, उससे अच्छा है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बोरो कर लें। बिल्कुल। सेकेंडली, आई थिंक राइट पॉलिसीज़ में जैसे आपने कहा कि एक तो उनका चले आपका ओवरसीज़ वोटिंग राइट उनको मिल जाए, विच इज़ देयर ड्यू राइट, एंड सेकेंडली उनके लिए जितना आप ईज़ कर दें, बिकॉज अगर वो 27-28 बिलियन डॉलर्स हर साल के पाकिस्तान में भेज रहे हैं, दैट इज़ इसेंशली व्हाट इज़ कीपिंग पाकिस्तान इकोनॉमी अफ्लोट। एग्जैक्टली हम देख रहे हैं जो नया पाकिस्तान के ऊपर उनका ट्रस्ट है वो भी बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो ट्वीट है प्राइम मिनिस्टर साहब की वो भी आप देखें, और उसमें भी साफ और वाज़ेह तौर पे बताया जा रहा है, इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया है कि अप्रैल मंथ में रेमिटेंसेस में ऑल टाइम हाई जो है वो देखा गया है 2.8 बिलियन डॉलर्स। और अगर 10 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखी जाए फिस्कल ईयर 2021 की, तो यहाँ पे 24.2 बिलियन डॉलर्स की एक पोजीशन नज़र आती है। इट मींस कि ये एक रिकॉर्ड लेवल अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है कि नया पाकिस्तान पे फेथ रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट मींस कि यहाँ पे अप्रिसिएशन भी दी जा रही है, जैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जैसे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना भरोसा कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ख़ासकर जबकि ये कोविड का चैलेंज दिखाई दे रहा है, सिवियर कंडीशन में भी पाकिस्तान पर काफ़ी हद तक भरोसा नज़र आ रहा है। अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अरसलान, कितना फेथ नज़र आ रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी? क्योंकि हम एक देखते हैं बात कि जब फॉरेनर्स की अट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी अपनी पोजीशन और अपना किरदार राइटली अदा कर रहे हैं। से इन अवर इकोनॉमी तो उनका बहुत ही क्रिटिकल और वाइटल मोस्ट रोल है, आई शुड से, बिकॉज रेमिटेंसेस आर नाउ फार हायर देन अवर एक्सपोर्ट्स, विच टेक्स अस बैक टू द क्वेश्चन कि पाकिस्तान की फिर थोड़ी कंप्लेसेंसी आ जाती है
कि भाई जब इतनी ओवरसीज रेमिटेंसेज आ रही हैं तो एक्सपोर्ट को क्यों नहीं ग्रोथ करते। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर यहाँ से अगर हम अपनी $10 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो हमारी जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन मिलियंस, वर्सेज अगर ओवरसीज रेमिटेंसेज आते हैं तो वो जॉब नहीं क्रिएट करे, ओवरसीज रेमिटेंसेज भेज रहे हैं अपनी फैमिली को टू सर्वाइव देयर फैमिली, टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान भी होता है, लेकिन वो ज़्यादातर फोकस होता है टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। यही फिनोमेना आज से 15 साल 20 साल पहले हुआ था इंडिया के अंदर। इंडिया की भी एक ओवरसीज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, है। लेकिन उनकी पॉलिसीज़ एक इकोनॉमिकली कंड्यूसिव थी कि भाई ये ओवरसीज टैलेंट जो है फिर वापस आया और तब से उनकी ग्रोथ वापस हुई। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, नए पाकिस्तान के लिए, कि हम लोग पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं जो स्टेबल हों और ये ओवरसीज टैलेंट जो है पाकिस्तान में आके जॉब्स क्रिएट करें और यहाँ से अब फ्लरिश करें ग्लोबली। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हमारी एक्सपोर्ट्स को हमने ड्यू अटेंशन नहीं दिया तो आई एम अफ्रेड 2 साल के बाद ये ट्रेड डेफिसिट फिर से सस्टेनेबल नहीं होगा। हम देख रहे होते हैं जब एक्सपोर्ट्स के नंबर्स की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे एक अच्छी एक वास्ट मूवमेंट नज़र आती है, लेकिन अगर देखा जाए थोड़े ही दिनों बाद कुछ ज़्यादा शैटर पोजीशन नज़र आती है। ऐसा क्यों है? क्या हम फोकस नहीं रहते, थोड़े दिनों बाद जो है वो फोकस छोड़ देते हैं उसका, या फिर कोई और रीज़न है? देखिए हमें थोड़ी ट्रेजेक्ट्री को जो है ना नॉर्मलाइज करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मंथ ऑन मंथ मूवमेंट को नहीं देखते, हम 3 महीने की एवरेज देखते हैं वर्सेस लास्ट ईयर। सो उसमें देयर इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड, लेकिन क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स इतने अरसे से हमारे लो पेस में है तो इनको बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कि मूविंग द नीडल। लेकिन आई मस्ट से राइट नाउ कि स्टेट बैंक की जो टर्फ आपकी स्कीम आई थी उसमें एक लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इंटरलूप है। सो आई कैन से राइट नाउ बिकॉज इट्स पब्लिक न्यूज़, उनकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज़ वेरी लो। अगर डॉलर में देखी जाए तो इट्स नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज हमारे करेंसी 5% डिप्रिशिएट हो रही है तो उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है इतनी कम है कि नाउ दे आर वेरी एक्साइटेड एंड इवन द अदर टेक्सटाइल प्लेयर्स एक्सपोर्टर्स आर नाउ वेरी एक्साइटेड। और ये हमें लगेगा, मेरा ख्याल है, बिकॉज मशीनरी इंपोर्ट आपकी एलसीज खुली हैं, इसका जो रिजल्ट है हमें 6 से 9 महीने के बाद नजर आएगा। दैट वुड बी सस्टेनेबल एंड दैट नीड्स टू बी सस्टेनेबल एट डबल डिजिट, मतलब 12 से 15% ग्रोथ होनी चाहिए एट ऑल कॉस्ट। और मुझे लगता है कि मोमेंटम इस वक्त हमारा फिर से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। होपफुली अगर हम एनर्जी कंपेरेटिव रखते हैं, गैस और बिजली सस्ती देते हैं और एक उसको स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन जैसे लीगल प्रोटेक्शन हो, कैसे नहीं कि 6 महीने या 9 महीने के बाद फिर से चेंजेस हो जाए, तो आई थिंक इन दैट केस वी विल बी एबल टू सी कि एक्सपोर्ट्स में आपको टैंजिबल इंप्रूवमेंट आ रही है ऑफ गुड्स एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जैसे आप टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो गए, ये एरिया ऐसा है तो जहाँ पे आप एक कॉमन आदमी को, आप आम आदमी को इक्विप कर सकते हैं, स्किल सेट देखे कि वो घर पे बैठ के फ्रीलांसिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी के अंदर तो यही एक पॉइंट जो है ज़्यादा फेवरेबल है सबके लिए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, उसमें आपको तो कोई प्लांट मशीनरी लगाने की जरूरत नहीं है। अरसलान, कुछ बिजनेस जॉनर भी चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं कोविड जैसे चैलेंजेस के अंदर भी काफ़ी बिजनेसेस जो है वो बंद भी हुए हैं, न्यू भी खुले हैं, लेकिन ज़्यादातर बंद हुए हैं। तो उन सर्विसेज बिजनेसेस को कैसे देख रहे हैं आप, खासकर जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए या डिफरेंट सर्विसेज एरियाज? सी आई वुड हैव टू से कि हमारे पास जो सर्विसेज वाले जो सेगमेंट है अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है इतना। अच्छा। आप जी, तो आप देखें मॉल्स देख लें, छोटी दुकानें देख लें, रेस्टोरेंट्स देख लें, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। कंपेयर दिस विद ग्लोबल ट्रेंड्स, यूएस, यूके और जो ममालिक हैं वहाँ पे एक एक चीज़ की ट्रैकिंग होती है, तो वहाँ पे इकॉनमी जो है उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इन सेक्टर्स को डायरेक्ट सब्सिडीज़ के साथ, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के साथ। पाकिस्तान के अंदर हमने जैसे ये सेल्स टैक्स लगता है सर्विसेज के ऊपर, तो मेरा ख्याल है, उम्मीद यह है कि इस बजट में आपके फाइनेंस मिनिस्टर टीम को ये एहसास होगा कि इनका काफ़ी लॉस हुआ है इस सेक्टर का, तो इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं, इनफैक्ट टैक्स इनका कम करना चाहिए, जो से कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करते हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में किया था कि उनके ऊपर टैक्स और कम है, तो उनको सपोर्ट देना लाजमी है, बिकॉज ये फॉर्मल सेक्टर में नहीं है और ये बहुत सारे ब्लू कॉलर जॉब्स, जो वेटर्स होते हैं, कुक होते हैं, चौकीदार होते हैं, आपके साहब होते हैं, इनको बड़ा नुकसान हुआ है। वी हैव टू बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज अ होल, तो होल में ये वाला जो एस्पेक्ट है हमारा जो है वो काफ़ी पीछे रह गया, इसको सपोर्ट करना लाजमी, बिकॉज ये स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज होते हैं, स्पेशली द स्मॉल एंड अल्ट्रा स्मॉल वंस, आपकी मेजॉरिटी को यही रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके परचेजिंग पावर को यही रिफ्लेक्ट करते हैं। राइट। आपने बात की स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए या लार्ज स्केल मैनेजमेंट को देखने के लिए सबसे ज़्यादा जो एसएमईज़ हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं।
अब जबकि इस चैलेंज के अंदर या लास्ट ईयर की पूरी परफॉर्मेंस देखें तो एसएमईज भी काफ़ी हर्ट हुए हैं, तो आप समझते हैं कि अब जबकि इकोनॉमिक सर्वाइवल नज़र आ रहा है और लार्ज स्केल एक तरक्की नज़र आ रही है, कुछ सक्सेस पॉइंट हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ये भी लूप होल्स हैं, तो इनको भी कवर अप किया जाए किसी ना किसी तरीके से? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड इस पे मैं हाईलाइट करता हुआ चलूँ कि एक एसएमई पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है जिसमें कोलैटरल फ्री लोन देंगे। कोलैटरल मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखवाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो छोटी स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं उनके पास कोई सच एसेट्स नहीं होते अपने जो प्लेज करने के लिए, लोन लेने के लिए, तो इनको तो कम लोन फिर कैसे मिलेंगे? क्योंकि Exactly. अगर हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट बैंक्स के प्रेसिडेंट्स भी आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि लोन्स कितने मिल सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि जितनी आपकी इनकम है उसी को मद्देनजर रखते हुए लोन्स मिल देखिए सकते हैं। इनकम तो फिर भी आपकी इराटिक होती है, कभी हाँ। ऊपर कभी नीचे, लेकिन जो बैंक्स ज़्यादातर चाहते हैं कोलैटरल कि भाई आपको चीज़ गिरवी रखवाएं अगर डिफॉल्ट हो ओके। जाए। ये जो पॉलिसी आ रही है मैं आपको बता रहा था नताशा, इसमें कोलैटरल फ्री लोन होगा और कम इंटरेस्ट रेट पे होगा, और इसमें गवर्नमेंट लॉस शेयर करेगी आपके बैंक्स के साथ, और ओके। बैंक्स को टारगेट देंगे कि ठीक है आप इनको लेंडिंग करें और आपको अगर कुछ लॉस हुआ तो हम आपका वो लॉस शेयर करेंगे। और डिफरेंट व्हीकल्स के थ्रू जैसे अखुवत है और दो तीन और हैं, उनके थ्रू ये लोन्स डिस्पर्स करेंगे ताकि हर लोन जो है एक्टिवली मैनेज्ड भी है और उसकी रिकवरी रेट हाई है, और ताकि जॉब्स क्रिएट है। अगर एक छोटे छोटे आदमी के पास 10 लाख या 20 लाख रुपए कैपिटल मिल जाए 6-7% इंटरेस्ट रेट पे, तो वो मेरे ख्याल से इन द लॉन्ग रन ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है बनस्पत आप एक बड़ी इंडस्ट्री को समझ लें कि 5 बिलियन रुपीज़ दे दें सस्ते में, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो आपको दिखाएगा कि जीडीपी में ग्रोथ आ रही है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे तब्दीली नज़र नहीं आएगी। राइट। आपने कहा कि कैपिटल जनरेट होना चाहिए और बहुत लोगों के अंदर ये रुझान भी बढ़ना चाहिए कि उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, ना कि उन्हें जॉब सीकिंग की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान में भी ये थोड़ा सा एक नेचर रही है कि लोग जॉब सीकर्स ज़्यादा हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि जितनी एक्सपेंशंस की जा रही है या इंटरेस्ट रेट फ्रेंडली रखा जा रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो अब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी? नताशा इट्स प्रीटी सिंपल, इट्स डिमांड एंड सप्लाई। ओके। डिमांड जो है नौकरियों की मतलब फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड बहुत कम है कि नई नौकरियां आ नहीं रही, लेकिन जो सप्लाई है ग्रेजुएट्स की और लोगों की बढ़ती जा रही है। तो इससे हम कहते हैं कि वेजेस जो है आपकी सैलरी इससे डिटरमिन करती है, बिकॉज अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए 100 लोग अपनी सीवी देने के लिए तैयार है, अच्छे कॉम्पिटेंट लोग। राइट। तो जब ये डिमांड फॉर जॉब्स बढ़ेगी, आपकी एक जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी, तब जो है आपकी सैलरीज बढ़ेंगी और तब जाके डिमांड आपकी आएगी और तब जो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और जब आपको नौकरियां मिलेंगी प्रॉपरली तब वेज रेट ऊपर होगा, तब एक फैमिली के अंदर थोड़ी आपकी खुशहाली आती है कि एक भाई कहता है चले मैं रिस्क लेता हूँ बिजनेस के, एक भाई जॉब कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लिए एक ये स्टेबिलिटी हो। देखिए स्टेबिलिटी मतलब ऐसे ना हो कि एक साल के लिए कारोबार किया फिर 2 साल चला फिर बंद हो गया, फिर लोगों का आपका जो है रुझान और एक्सपीरियंस ही खराब हो जाता है। एग्जैक्टली जब फिंगर बर्न हो जाती हैं तो फिर दोबारा उसे इन्वेस्ट करते हुए या दोबारा बिजनेस स्टार्ट करते हुए डर लगता है। एब्सोल्युटली। और एक मेरे ख्याल से कल्चरल चीज़ भी होती है, इन द डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है। अगर आप से फैमिली से मूव आउट भी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके जो मिनिमम वेज भी इतनी होगी कि आपका घर का खर्चा चल जाएगा, आपके खाने पीने का निकल राइट जाएगा। राइट। यहाँ पे लोगों के फौरन एक प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर, कि वी हैव टू गेट द जॉब एंड वी हैव टू प्लान अवर फ्यूचर, और फिर वो 10-12% इंक्रीमेंट के ऊपर फोकस होता है। ये बिल्कुल। नहीं होता कि हम कुछ बिजनेस करें, और बिल्कुल इसको बिल्कुल। इनकरेज भी कम करते हैं, बहुत सारे कम लोग करते हैं फैमिलीज। राइट। बट दिस इज़ द राइट अप्रोच, क्योंकि यूएस के अंदर मैं आपको एग्जांपल दूं, 12-13 साल पहले टेस्ला को फंड किया था इलॉन मस्क को यूएस की गवर्नमेंट ने, टू फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज वो कंपनी इज वर्थ मोर देन ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। सो ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि गवर्नमेंट इनकलकेट करे लोगों में, लोगों को चले आप फ्री इंसेंटिव्स दें, आप इंटरनेट फ्री कर दें, लोन फ्री कर दें। जब तक आप मतलब एंटरप्रेन्योर आप रजिस्टर करें कंपनी, तो आपको सब्सिडाइज्ड एक टोकन वेलफेयर ही मिले, आपको समझ लें एक स्टाइपेंड टाइप मिले, ताकि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा और लोगों को भी फ़ायदा और जॉब्स भी क्रिएट हो। राइट। अरसलान टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं चाहती हूँ कि 2-4 चीज़ें जो मेरे पास रह गई हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँ। सबसे पहले करेंसी बात कर लेते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, रुपी कहाँ पे स्टैंड करता हुआ दिखाई दे I रहा है? think the currency will be stable here for next 2 to 3 months very conveniently, 153, 154 maximum for next 2-3 months until next Eid, because current account is stable
और इतना ज़्यादा आउटफ्लो नहीं है, ना हमारा ट्रैवल यहाँ आउटफ्लो। स्टेबिलिटी दिखाई देती है। Absolutely. अच्छा, इसके साथ साथ आईपीपीस के लिए आज जो एक कैबिनेट अप्रूवल आनी थी वो भी आ चुकी है। कितना इम्पोर्टेंट था ये मैटर, इसको टैकल ऑफ करना, और अब कितना ज़्यादा तरीके से ये सही होता हुआ दिखाई देगा? जी मेरे ख्याल से तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पिछले 2 से 3 साल तक जो कॉन्ट्रैक्चुअल गवर्नमेंट को पैसे देने थे इन आईपीपीस को, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे वो उनको मिल नहीं रहे थे, तो इनके कैश फ्लो इश्यूज थे। फिर इनको जिनको पैसे देने हैं उनके कैश फ्लो इश्यूज थे, फिर उनको जिनको पैसे देने, तो इसीलिए सर्कुलर ये डेट एक जो है सर्कुलर डेट बन यही गया आपको था। बढ़ा। तो गवर्नमेंट ने जब अपनी कमिटमेंट्स आपको ऑनर करने लगी है तो पूरी चेन आपकी जो है फ्री हो जाएगी, और ये चेन फिर आप देखेंगे ये री इन्वेस्ट करेंगे। इसका इम्पैक्ट ओजीडीसीएल पे भी आया था, जो कि ओजीडीसीएल पे एमएससीआई पे आएगा, भी डिलीट हो गया है। एग्जैक्टली। ओजीडीसीएल एमएससीआई से आपका निकल गया था, इसीलिए उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर हमने कल देखा था, बट दैट सीम्स टू हैव बीन अब्सॉर्ब्ड। बट अगर ये कैश फ्लो इम्प्रूव होता है और डिविडेंड पे आउट रेशियो इनका इम्प्रूव होता है तो देयर इज गुड वैल्यूएशन जंप ओवर देयर, एंड दिस इज द ग्लोबल फिनोमेना ऑल्सो। जब अरामको का आईपीओ हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम गारंटीड आपको डिविडेंड यील्ड इतनी देंगे। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि पूरी स्टॉक मार्केट में जो चेन है आपकी ईएनपीस की, पीएसओ एंड पावर, जब इनको सर्कुलर डेट के पेमेंट्स कम होंगी और इनको अपने कंट्रैक्चुअल पैसे ज़्यादा मिलेंगे अपने हिसाब से, तो आप देखेंगे एक बहुत अच्छे तकरीबन 3-4 हज़ार पॉइंट्स तो यही गेन करा तो देंगे। चलें सर, फिर देख सकते हैं हम कि ईएनपी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये लाइमलाइट में नहीं है अगर स्टॉक मार्केट की बात करें। जी एब्सोल्युटली। सो एक साल से क्या हुआ है कि जो और हाई बीटा सेक्टर से वो आपके ऊपर जा रहे थे, अब रिस्क रिवॉर्ड ऐसे लग रहा है, आई एम नाउ गेटिंग पॉजिटिव कि फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मतलब 6 से 9 महीने के लिए देयर इज गुड जूस इन ईएनपीज आल्सो। थैंक यू सो मच। अरसान सोमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने देखा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिटेल परफॉर्मेंस पे आज हमने डिस्कस किया, और हमने देखा कि आईपीपीज और डिफरेंट सेक्टर्स जो कि दिखाई दे रहे थे लाइमलाइट में, जो कि न्यूज़ थी पेंडिंग थी, वो भी आ गई, जिसका इम्पैक्ट हमने डायरेक्ट एम्फेसिस होते हुए देखा। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।